हाय एवरीवन। अभी हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो टेक्निकली और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक को मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा है क्योंकि मैं इस स्टॉक को बहुत पहले से ट्रैक कर रहा था। फंडामेंटली इसका रिजल्ट ट्रैक करा था मैंने पिछले 3 क्वार्टर से, और टेक्निकली भी अभी मुझे सिग्नल मिल गया है कि ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि ये कोई भी बाय ऑन सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा डिस्क्लेमर, ये शेयर मेरे पास पहले से 2 महीने पहले मैंने इस शेयर में बाय करी थी, तो मेरा व्यू बायस हो सकता है। वीडियो स्टार्ट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे, क्या लॉजिक है, क्या एंट्री पॉइंट बन रहा है। और दूसरा जो पार्ट होगा वीडियो का, उसमें हम इसके बारे में फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल मैं बहुत इजी तरीके से बात करने वाला हूं, कोई भी हाईफाई या जार्गन मैं यूज नहीं करूंगा, कोई भी रिटर्न ऑन इक्विटी फलाना ढिकाना मॉडल में नहीं बताऊंगा आपको। मैं सिंपली बताऊंगा कि एक ऐसा क्या टर्न अराउंड आ गया और क्यों एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है फॉर ए रिटेल इन्वेस्टर टू मेक अ गुड मनी। तीसरी चीज है, स्टॉक में कोई टारगेट नहीं रहता है। आपको शायद अगर नहीं पता हो तो मेरे टेक्नो फंडा जो पिक्स होते हैं उसमें कोई भी टारगेट नहीं होता है। अगर मुझे एग्जिट करना है तो वो चार्ट बताएगा, उसके लिए मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉन्सेप्ट का यूज करता हूं जो मोस्टली वीकली या मंथली चार्ट पे होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है मुथूट माइक्रोफिन। मैंने अभी मंथली चार्ट लगाया हुआ है इस शेयर का। कंपनी का बस बेसिक बता दूं, ये एक मुथूट ग्रुप की सब्सिडरी है और कंपनी लेंडिंग करती है, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करती है। अभी माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग क्या होता है? तो माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में जो सोसाइटी का सबसे निचला स्तर होता है, जिसे हम बॉटम स्ट्रैटा भी कहते हैं पिरामिड में, उनको ये लेंडिंग करती है। जिस तरह सब्जी वाला हो गया, खुमचे वाला हो गया, ऐसा ग्रुप, मतलब जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, मोटा मोटा आप ये समझो। तो पहले हम टेक्निकल की बात कर लेते हैं, फिर हम फंडामेंटल्स में भी जाएंगे, ठीक है? तो ये कंपनी दिसंबर 2023 में इसका आईपीओ आया और इसने डेब्यू किया एनएसई और बीएसई पे, ठीक है? इसकी लिस्टिंग हुई। अभी उसके बाद से आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है? पहला लाइन आप ये देखना, मैं एक लाइन मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है? देखो, अभी ध्यान से देखना। डेब्यू करने के बाद कंपनी यहां पे एक स्विंग बनाती है और फिर कंपनी इस स्विंग का लो ब्रेक कर देती है नवंबर 2024 में। मतलब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाता है नवंबर 2024 में। ये टाइम आप याद रखना, बिकॉज ये टाइम अगेन आएगा फंडामेंटल एनालिसिस के समय। उस समय कुछ खराब चीजें हो रही थी कंपनी के कारण, जो चार्ट पे भी इविडेंट हो गया, ठीक है? मतलब एकदम टेक्निकल और फंडामेंटल यहाँ पे मैच करते हैं। ये रही बात। उसके बाद एक अच्छा खासा फॉल आता है और कंपनी अप्रॉक्स 200 लेवल से 117 लेवल तक आती है, मतलब ब्रेक होने के बाद। उसके बाद आप देखना शुरू करो। आप अगर ये स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे बनता है लोअर लो और यहाँ बनता है लोअर हाई, ठीक है? उसके बाद आप ये स्ट्रक्चर देखो। आप ये नोट करना कि ये जो कैंडल है, ये इस महीने का ऑनगोइंग कैंडल है, मंथली, ठीक है? यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे जो स्विंग लो बनता है, वो पिछले वाले स्विंगले से ऊपर रहता है। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बन रहा है स्विंग, ये हाई स्विंग ऊपर बना है एज कंपेयर टू द प्रीवियस स्विंग लो। तो ये क्या हुआ? ये हायर लो होगा। और यहाँ पे जो हाई बना है, मतलब ये जो ऑनगोइंग कैंडल है, ये जो पिछला इमीडिएट स्विंग हाई था नवंबर 2025 का, उसके हाई को इसने क्रॉस कर रहा है। मतलब क्या हुआ? मतलब मंथली कैंडल पे हायर लो और हायर हाई का पैटर्न बना है। और हायर हाई हायर लो पैटर्न किस चीज के लिए होता है? ये बताता है कि ट्रेंड ऊपर चल रहा है, मतलब अपसाइड में चल रहा है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये रहा मंथली चार्ट। अब इसके बाद हम फटाफट क्या करते हैं, हम चलेंगे वीकली चार्ट, ठीक है? ये रहा हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट आप ध्यान से देखना, ठीक है? वीकली चार्ट में सबसे पहले तो मैं ये एरिया मार्क कर देता हूं। ये एरिया क्यों मार्क किया मैंने, देखो आप, ठीक है? एक तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल जो सप्लाई, मतलब हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बनाना शुरू करा इस तरीके का, ठीक है? राइट? अब ये स्ट्रक्चर क्या है? नो डाउट यहां से यहां तक वीकली चार्ट पे कंपनी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन यहां से इस पॉइंट से ये बनाती है हायर लो, हायर लो, हायर लो और हायर हाई, हायर हाई और हायर हाई। अभी आप मुझसे ये बोल सकते हो कि भाई लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? यहाँ ये जो लो है, आप ध्यान से देखना, 16 मार्च का जो वीकली कैंडल है, ये जो लो है अपने इमीडिएट प्रीवियस लो से तो नीचे गया है। आप समझना भी चीजों को। अगर हायर लोअर लो बनता है और हायर हाई बनता है तो ये भी बुलिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। आप देखो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वीकली कैंडल
प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हैं। इसका अर्थ ये है कि वीकली कैंडल पे भी जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे डेली कैंडल्स। डेली कैंडल्स पे हम एक और लगा लेंगे वॉल्यूम का। अभी आप देखो, ठीक है, और यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस भी लगा लेंगे। आप देखना डेली कैंडल का यूज हम क्या करेंगे, डेली कैंडल का हम यूज करेंगे एंट्री के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता है पायरामिडिंग का। तो पायरामिडिंग कैसी होती है ना कि सपोज आपने एक स्टॉक खरीदा है 50 रुपए पे, जो आपने ट्रेड का अजम्पशन लिया था ये ऊपर जाएगा, स्टॉक वैसा ही ट्रेड कर रहा है, 50 से 70 चला गया, तो आप फिर स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हो और फिर एक जगह एंट्री लेते हो। मतलब आपने इंक्रीमेंटली आप एंट्री लेते जा रहे हो, आप 50 पे लोगे, 75 पे लोगे, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूं मैं इंक्रीमेंटली कहां पे अभी एंट्री लूंगा। मैं एक जोन यहां पे मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे। अभी देखो, अभी डेली चार्ट पे क्लियर अप ट्रेंड है, देखो यहां पे मैं पहले मार्क कर दे रहा हूं फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है, चल रहा है। देखो यहां पे बना लोअर हाई, फिर ये बना लोअर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और फिर ये हाई बन रहा है। अभी आप एक चीज ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर को हटा के आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक गैप है, ठीक है ना, और ये जो गैप है ये जो 21 अप्रैल को जो 12% अपमूव आया था मुथूट में, उसके कारण ये गैप क्रिएट हुआ, ठीक है ना, और ये गैप अभी तक फिलअप नहीं हुआ है। अभी ध्यान से समझना कि प्राइस जब किसी अनफिल्ड गैप के ऊपर रहता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। मतलब अगर कोई भी पुल बैक आता है और प्राइस इस लेवल मतलब 170 लेवल तक आती है तो ये क्या होगा, ये बाय ऑन डिप होगा। तो अगर मुझे पैरामीटिंग करनी है, मतलब फर्दर इस स्टॉक में अगर अपना पैसा डालना है तो मैं 170 में ऐड करूंगा। दूसरा मैं और कहां पे ऐड कर सकता हूं, मैं यहां पे ऐड कर सकता हूं 155 के पास। ये पूछो क्यों, क्योंकि यहां भी एक गैप अनफिल्ड बचा हुआ है, ठीक है ना। और मान लो अगर ये ब्रेक हो जाता है, मान लो अगर कोई जियो पॉलिटिक्स की न्यूज आती है या कुछ भी मैक्रो का रीजन होता है, उसके कारण स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आता है, पुल बैक आता है, मैं दूसरा बैक कहां पे करूंगा 155 के पास, ठीक है। पहला बैक किया मैंने 170 के पास, दूसरा 155 के, तो अगर आप एवरेज आउट करोगे तो 15 ये 162 के आसपास आता है मेरा एवरेज प्राइसिंग की। और मेरा ये सेटअप नलीफाई कब हो जाएगा, मतलब कब मैं इस ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, वो रहेगा 140। तो मतलब अप्रॉक्स 10% का मेरा स्टॉप होगा इस ट्रेड में। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आप बोल सकते हो कि 10% का जो स्टॉप होता है वो तो बहुत बड़ा स्टॉप है, लेकिन भाई मैंने आपको बताया वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूं उसमें ऐसा नहीं रहता है कि मैं 15, 20, 25, 30% के लिए जाता हूं, ठीक है ना। अभी अगर आप देखो तो इसका ऑल टाइम हाई है 275 का, सपोज 275 का हाई है और मेरा एंट्री प्राइस आ रहा है 160 का, ठीक है। तो मोटा मोटा 70-80% का हाई देख रहा हूं मैं, मतलब 70-80% फ्रॉम माई एंट्री पॉइंट, और डाउन साइड क्या है 10%। तो मोटा मोटा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना आता है 1:7, 1:8 का। आप उस हिसाब से देखो, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना पड़ेगा, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी और स्टॉप भी लगाना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो बहुत प्यारा ट्रेड बनता है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस कि अगर मुझे ये स्टॉक में फर्दर एंट्री करनी है, जैसे मैंने बताया मैंने इस स्टॉक में जो पिछली बाइंग की थी वो करी थी पिछले साल नवंबर में, ठीक है, क्योंकि मैं इसका हर एक कॉन कॉल अटेंड करता हूँ। तो उस समय फंडामेंटल्स चेंज होना शुरू हो गए थे और टेक्निकल पे अभी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। अब हम फटाफट चलते हैं और इसका फंडामेंटल समझते हैं कि फंडामेंटल में क्या टर्न अराउंड है। जैसे मैंने बताया ये जो कंपनी है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग करती है और इस कंपनी का सब कुछ अच्छा चल रहा था, आईपीओ आया, समय अच्छा चल रहा था। उसके बाद H1 FY25 से पहले मतलब मार्च 2024 तक इस कंपनी में सब कुछ अच्छा हो रहा था। मतलब लोन ग्रोथ होता है वो अच्छे पेस से ग्रो कर रहा था, एनपीए सही थे, एसेट क्वालिटी अच्छी थी, रिटर्न ऑन इक्विटी सही था, रिटर्न ऑन एसेट सही था। उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट होता है आपको H1 FY25 से, मतलब अप्रैल 2024 से लेके दिसंबर 2024 में प्रॉब्लम क्या क्या आया, फ्लड्स आता है। अभी आप समझो ये जो कंपनी है ये मेनली बेस्ड है आपको साउथ में, इनका 50% बुक एज ऑन डेट भी अप्रॉक्स साउथ से ही आता है। तो साउथ में फ्लड आता है, साइक्लोन आता होगा, आपने सुना होगा चेन्नई में बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, ठीक है। और जुलाई 2024 में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन से कैसे इफेक्ट हुआ मैं बता रहा हूं। तो कंपनी उस समय तक क्या करती थी, ये
एक जेएलजी ग्रुप, मतलब ये जो मोस्टली लेंडिंग करती है ना वो जेएलजी ग्रुप में करती थी। अभी जेएलजी ग्रुप क्या होता है, ये होता है ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप। इसमें ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप होता है ना, मोस्टली जो एनबीएफसी होती है ना, ये गांव में जाती हैं और औरत लोग का समूह बना देंगी, मतलब ग्रुप बना देगी, 10-15 औरत रहती है और सबको 25,000 50,000 रुपए देती है। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि डेटा वाइज से देखा गया और हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि जो एक वुमेन होती है एज कंपेयर टू ए मैन एक अच्छी बोरोवर होती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल बोरोवर होती है। लेकिन आप ये बात समझो, ये जो ग्रुप है ये बॉटम ऑफ स्ट्रेटा में है सोसाइटी के, तो ये हमारे आपकी तरह नहीं है। अगर इनका ऐसा हालत रहता है कि अगर सुबह में इन लोगों ने कमाया नहीं दिन में तो रात में खाना नहीं बनेगा, तो आप बताओ कि अगर विल भी रहे पैसा चुकाने का, बट अगर फ्लड आ जाए, साइक्लोन आ जाए, ठीक है, उसके कारण उनकी कमाई बंद हो जाए तो वो कहां से पैसा देंगे। ठीक है, पहला रीजन हुआ नेचुरल कैलामिटी आई, फ्लड आया, साइक्लोन आया। तीसरा चीज आता है ना कि जो इलेक्शंस होता है तो आप देखते होगे बहुत बार लोन वेवर की बात चलती है, बहुत र्यूमर मॉन्गरिंग भी होती है। तो उसके कारण क्या हो गया ना कि बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि अभी जो माइक्रो फाइनेंस में चूंकि लेंडिंग तो रेट ऑफ स्प्रेड तो बढ़ा ही रहता है ना, यील्ड जो लेती है अच्छा खासा रहता है, 25-30-35% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो बहुत बार कुछ ग्रुप्स ऐसा बोले कि ये बहुत ज्यादा लेंडिंग है, हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपको लोन देना नहीं रहेगा। इन सब के कलेक्टिव इफेक्ट के कारण इनका एसेट क्वालिटी बहुत खराब हो गया। ठीक है, ये कब हुआ? ये हुआ H1 FY25 में, मतलब अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में। समझा? ऐसा इंपैक्ट पड़ा कि Q1 FY25 में इनका ग्रॉस एनपीए था 2.1%, जो Q1 FY26 तक हो गया 5%, अप्रॉक्स 4.9% तक गया था, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि आप सब कुछ अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपका जो नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और जिसका मेन पार्ट होता है आपका प्रोविजन, वो शूट करता है। वो शूट कितना करता है? वो बन जाता है 1000 करोड़ से ऊपर, मतलब 1050 करोड़ का इन्हें प्रोविजन लेना पड़ा, 150 करोड़ का इनका लॉस असेट हुआ जिनके लिए इनको प्रोविजनिंग करनी पड़ी, और उसके कारण FY25 में इन्हें लॉस हो जाता है 222 करोड़ का। अभी मैं जब टेक्निकल की बात कर रहा था तो मैंने आपको दिखाया था इसी टाइम पीरियड में, अगर आप जाके देखोगे ना तो मंथली चार्ट में एक बड़ा ब्रेकडाउन आया हुआ था। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि टेक्निकल पूरा का पूरा अलाइन रहता है फंडामेंटल से। अगर आपने मार्क नहीं किया होगा तो आप जाके देखना, मैंने स्पेसिफाई किया था कि आप इस कैंडल को देखो, मंथली कैंडल को, यहीं पे ब्रेकडाउन आया था। एंड दैट इज द ब्यूटी व्हेन यू मैच टेक्निकल विद द फंडामेंटल। समझा? अभी उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद FY25 के बाद से कंपनी ने अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज करी है। ठीक है ना, अभी जो इनका ज्वाइंट लेंडिंग ग्रुप है ना, उसका ये डिग्रो कर रहा है। अगर आप क्वार्टरली Q1Q सिक्वेंशियली देखो ना तो उसमें ये डिग्रोथ कर रहा है। ठीक है, और इन्होंने ना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसको कहते हैं मुथूट स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन, और पिछले एक साल में ये 17.5% बन गया है असेट अंडर मैनेजमेंट का, मतलब लोन बुक का। 1-1.25 साल पहले ये 0 था। मतलब आप सोचो, कंपनी अपने जो हिस्टोरिकल बुक है, जो जेएलजी ग्रुप है को लेंडिंग करती है, उसको डाउनसाइज करे जा रही है। ठीक है, और किसको लोन दे रही है? ये लोन दे रही है स्मॉल इंटरप्राइजेस को। भी स्मॉल इंटरप्राइजेस में क्या होता है, इसमें आप समझो, इसमें ना ये 25,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन देते हैं, और जो ईएमआई कलेक्ट करते हैं वो ईएमआई कलेक्ट होता है डेली एंड वीकली। अभी आप समझो कलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मैं ऐसे स्टेट ऑफ कस्टमर को लोन देता हूं, मतलब जिसके एक तो उसको कोई लोन नहीं देता है, उसको महाजन से लोन देना पड़ता है जो अंट शंट पैसा लेता है, मतलब 50-60% लेता है। दूसरा, आप कलेक्शन डेली करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कब आपका एसेट क्वालिटी खराब हो रहा है। राइट, आप समझ रहे हो? मंथली ईएमआई कलेक्शन में एक लैग पीरियड रहता है 30 दिनों का, बट यहां पे ना डायरेक्ट टू एक्शन होता है। ठीक है, प्लस इन्होंने एक अपना एसएमई लैप लोन भी इंट्रोड्यूस किया अप टू 10 लाख रुपीस का। ठीक है, और ये दोनों लोन, जो पहला लोन मैंने बताया स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन, और जो दूसरा मैंने लोन बताया लैप लोन, दोनों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज मोर अप्रॉक्स 24 to 28% का रहता है। तो क्या हुआ, इसमें यील्ड भी अच्छा मिल रहा है, और क्या है, ये जो स्मॉल इंटरप्राइजेस लोन है, यहां पे जो कस्टमर्स रहते हैं वो कौन सा लोग रहेगा? वो किराना का स्टॉक दुकानदार रहेगा, छोटा शॉप वाला रहेगा जिसको वर्किंग कैपिटल गैप मिल गया, जिसको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, इवन बड़े एनबीएफसी से लोन नहीं मिलेगा, महाजन से लोन लेना पड़ता है, तो उसके लिए तो ईजी है ना वो। प्लस मुथूट फिनकॉर्प को क्या फायदा मिल रहा है? उसको एक अच्छा कस्टमर मिल रहा है विद द सेम स्प्रेड, और उसका असेट क्वालिटी भी इंप्रूव कर रहा है। तो अगर आप देखो, बैंक अपना जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसको ग्रो कर रही है, जो विच इज अ वेरी गुड थिंग, प्लस अपने स्प्रेड को मेंटेन रखते हुए। ठीक है, एसेट क्वालिटी अच्छा हो रहा है। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी ना, वो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी का जो इन्होंने अपना गाइडेंस किया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। करंट ईयर का FY26 का पैट जो है दैट इज 170 करोड़, और कंपनी बोल रही है कि हम अपना रिटर्न ऑन इक्विटी 12 से 15% करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 27। रिटर्न ऑन इक्विटी इस साल कितना है? इस साल का है क्लोज टू 6%।
अभी मोटा मोटा सोचो 12 to 15% बोला हुआ है। अभी मैं बोलता हूं चलो अपर नहीं करता है, 12% भी बोलता है, तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पैट जो है दैट वुड बी मोर देन 350 करोड़ तो कम से कम होगा ना, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है पैट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। अभी शेयर होल्डर इक्विटी जो पिछले साल तक का था फाइनेंशियल ईयर 26 का, तो ऑब्वियसली उससे बड़ा होगा ना, क्योंकि रिटर्न अर्निंग भी उसमें ऐड होता है। तो आप समझो जो नॉमिनेट जो न्यूमरेटर होता है, ठीक है ना, उसमें तो इंक्रीज कितना होगा? उसमें तो 170 से उसमें 350 से ज्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा टू गेट द टारगेट ऑफ 12%। होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। नॉर्मल मैथ्स में बता रहा हूं। तो कंपनी कह रही है कि भाई अगले साल फाइनेंशियल 27 में हमारा प्रॉफिट यहां से दुगुना से ज्यादा हो सकता है। इन लोअर केस अगर मीट करता है, अगर 15% हो गया तब तो और भी ऊपर जा सकता है। मैंने आपको एकदम सिंपल वर्ड में मतलब समझाने की कोशिश की है इसका फंडामेंटल। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक लाइक कर देना। बाय।